नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर 8 छोटे छोटे राज्यों का युग। गुप्तों के पतन के पश्चात यूं कहें हुड़ों के आक्रमण ने जो गुप्तों को बहुत कमजोर कर दिया, उसके पश्चात उत्तर भारत में छोटी छोटी डायनेस्टी बहुत आई। उसी में से एक डायनेस्टी थी हर्ष की, हर्षवर्धन, जिसका इतिहास में नाम है 606 एडी में ये उत्तर भारत में शासक बना और प्रारंभ में इसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। थानेश्वर दिल्ली के जस्ट ऊपर, दिल्ली मान लीजिए है, इसके जस्ट ऊपर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यहीं पे थानेश्वर पड़ता है। इसकी लोकेशन एग्जैक्ट काफी दिनों तक मिलती नहीं रही, कहां पे है कहां पे नहीं है। हमने भी सर्च किया तो उसमें हमने देखा कि थानेश्वर दिल्ली के उत्तर में पड़ता है और ये प्रारंभ में हर्ष की राजधानी हुआ करती थी। बाद में ये जो थानेश्वर बाद में ये राजधानी यहां पर थी। बाद में ये राजधानी शिफ्ट कर गई कन्नौज की तरफ। कन्नौज हर्ष यहीं से अपना शासन चलाया करता था। हर्ष के मेनली उत्तर भारत का, ऐसे कर देते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक था। और हर्ष के समय में ही दक्षिण में भी कुछ डायनेस्टी आई, जैसे चालुक्य की डायनेस्टी, पल्लव की डायनेस्टी, ये सब डायनेस्टी उस समय आई। हर्ष उत्तर भारत के कई राज्यों को जीता और फिर जिन राज्यों को जीतता था उन राज्यों से कर लिया करता था। एक खास बात हो गई, हर्ष ने अपने जीवन काल में 3 नाटक भी लिखे। और तीसरी और एक खास बात, हर्ष दक्षिण में भी हमला करने की सोचा तो पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष का युद्ध हुआ। पुलकेशिन ने हर्ष को हरा दिया। फिर अब उत्तर भारत में वो अपना मजबूत तंत्र करने लगा। यहां तक ये हर्ष के बारे में जो छोटी सी जानकारी थी वो अवेलेबल हुई। अब हर्ष के समय में ही एक चीनी यात्री आता है, ह्वेनसांग, जो हर्ष के समकालीन जो भी घटनाक्रम हो रहा था उसका बहुत बढ़िया वर्णन किया है। आगे चलते हैं ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग और हर्ष का एक और बात बताना भूल गए, वो हर्ष बौद्ध धर्मानुयायी था, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी धर्मों को प्रश्रय नहीं देता, बाकी धर्म को भी प्रश्रय दिया करता था, लेकिन मेनली बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अब आगे आइए, ह्वेनसांग भारत की उस समय सामाजिक दशा का बहुत बढ़िया सुंदर चित्रण उसने किया है। वो कहता है ह्वेनसांग कि भारत में अमीर और गरीब के बीच में लोग बटे हुए थे। अमीर के मकान बड़े बड़े हुआ करते थे, गरीब के मकान छोटे छोटे हुआ करते थे। अमीर अच्छे कपड़े पहनते थे, गरीब थोड़ा उससे अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे। दंड विधान, आजीवन कारावास जो था वही सबसे बड़ा दंड हुआ करता था। और कहता भारत के लोगों के बारे में, ये बहुत गर्म मिजाज के हुआ करते थे। अधिकतर लोग शाकाहारी थे, यानी मांसाहारी खाते थे, लेकिन अधिकतर लोग शाकाहारी हुआ करते थे। ये सब
हेनसांग भारत के बारे में बता रहा है। हेनसांग ने कहा कि बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था और ये खुद गया था नालंदा महाविहार में, जो कि बिहार में पड़ता है, वहां पर रुका भी था। और इसने और एक खास बात कही कि समाज जातियों में विभक्त था, अछूतों को घृणा की नजरिए से देखा जाता था। ये सब ह्वेनसांग ने पूरा सामाजिक चित्रण भारत का किया है। इसके पश्चात हर्ष की जब मृत्यु होती है, उसके फिर ये उत्तर भारत का जो साम्राज्य है फिर छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, दक्कन। दक्षिण भारत में मेनली उस समय एक डायनेस्टी आई चालुक्य की, चालुक्य डायनेस्टी। इसकी राजधानी वातापी थी, वातापी। इसका महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इनका राष्ट्रकूटों से और पल्लवों से इनके जन्मजात शत्रु थे। शत्रु कौन थे भाई इनके? शत्रु राष्ट्रकूट और पल्लव। ये दोनों चालुक्यों के शत्रु हुआ करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि राष्ट्रकूटों ने चालुक्य को हरा दिया, लेकिन बाद में फिर चालुक्य अपनी शक्ति को सुदृढ़ करते हुए फिर रिवाइव कर गए। और दक्षिण भारत में चालुक्य काफी शक्तिशाली हो चुके थे। अब उसके नीचे अब आप जाते हैं एकदम साउथ इंडिया में, तो पल्लव आते हैं। अब पल्लवों की क्या विशेषता थी? पल्लवों का महानतम शासक था महेंद्र वर्मन। उसने भी बहुत विजय की। अच्छा, एक और इसमें बात बताना भूल गए, पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत में भी युद्ध करता था और दक्षिण भारत में भी। उत्तर भारत में इसका शत्रु हुआ हर्ष, और दक्षिण भारत में तो हमने बता ही दिया, ये दोनों इसके शत्रु हुआ करते थे। इन सब युद्धों से ये फाइनली जो चालुक्य वंश था वो काफी शक्तिशाली हो चुका था। अब आते हैं पल्लव पे। पल्लव के जो महानतम शासक थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को तो संगीतज्ञ, स्थापत्य विशेषज्ञ सब कुछ कहा गया है। बहुत सारे मंदिर इसने बनवाए महेंद्र वर्मन ने। पल्लव आरंभ में ये जो महेंद्र वर्मन थे ये सातवाहनों के अधिकारी हुआ करते थे। बाद में इन्होंने कांचीपुरम के क्षेत्र को अपना उसको ठिकाना बना, वहीं से अपना राज्य फैलाया था। फिर इसमें हमने बताया कि धर्म से बहुत जुड़ाव था, कला के प्रति बहुत जुड़ाव था, और एक स्थापत्य से बहुत जुड़ाव था। पल्लव कला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बहुत बढ़िया स्थापत्य इन लोगों का हुआ करता था। यहां तक ये पूरा पल्लव हुआ, आपकी छोटी डायनेस्टी थी। अब इसी समय जो ये फेज चल रहा है, इसी समय दक्षिण भारत में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति क्या है? शिव और विष्णु की पूजा किया करते थे लोग, उन्हीं के प्रति गीत और भजन गाया करते थे, संत थे प्रवचन दिया करते थे, भक्तिमय वातावरण हुआ। अब इसमें हुए दो प्रकार के कैटेगराइजेशन हुआ। दो प्रकार से कैटेगराइज हुआ, एक अलवार संत, एक अलवार, दूसरा नैनार। अलवार वो लोग थे जो विष्णु की उपासना करते थे, विष्णु उपासना। नैनार वो लोग थे जो शिव की उपासना किया करते थे।
अब इस समय की स्थापत्य कला क्या देखते हैं, महाबलीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर, ये सब मंदिर इस समय की स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं। फोटो आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ये सब उसमें दृश्य है। मंदिर क्या था, मंदिर एक केंद्र हो गया था सामाजिक गतिविधियों का। लोग शाम के समय पहुंच जाते थे वहां पर और लोगों की समस्याएं सुनते थे, आपस में बातचीत करते थे। आज भी देखते हैं गांव में जो मंदिर हुआ करते हैं, तो वहां पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं शाम को, बातचीत अपना करते, अपना क्या समस्याएं नहीं, उसका निदान क्या है। उस समय भी ऐसे हुआ करता था। और सामाजिक गतिविधि का केंद्र थे, कोई धार्मिक प्रयोजन हुआ वो भी वहां पर हो जाया करता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वहां पर पाठशालाएं भी लगने लगी, बच्चे यानी छोटे छोटे बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए चले जाते थे। ये सब मंदिर की गतिविधियां हो जाती थी। धीरे धीरे मंदिर अपना केंद्र बनते चले गए। ये सब पूरा का पूरा जो छोटा छोटा हमने बताया इसमें, और छोटा चैप्टर था, जितना कुछ भी एनसीईआरटी में दिया उसके से फैक्ट निकाल के हल्का सा विश्लेषण करके हमने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है। और ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में बताने के लिए था नहीं आज। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।